गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके पद भाग का जो तीसरा चैप्टर है सेनापति उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइटल है सेनापति, ये सबसे पहले सेनापति जी का जो जीवन परिचय उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इनका जो जन्म हुआ था वो संवत 1616 ईस्वी में हुआ था। सेनापति का जन्म दीक्षित गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में विक्रम संवत 1616 ईस्वी में हुआ, 1616 में ही हुआ। उनके पिता का नाम गंगाधर और पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। इनके जो पिताजी थे उनका नाम गंगाधर था, उनके पिता जो पितामह थे उनका नाम था परशुराम दीक्षित। उनके विद्या गुरु हीरामणि दीक्षित थे। वे बहुत ही आत्मविश्वासी थे। अपना परिचय देते हुए एक स्थान पर इन्होंने कहा कि सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद जागी, सब कवि कान दे सुनत कविताइए। ये रीतिकाल के महान एवं भावप्रवण कवि माने जाते हैं। भावप्रवण का मतलब होता है इस तरह अपनी कविताओं में भावों को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इस तरह से गंभीर रूप में कि इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कुछ लोगों का कथन है कि सेनापति इनका उपनाम या उपाधि है, किंतु इनका मूल नाम किसी को भी ज्ञात नहीं है। बच्चों ये कहा जाता है कि ये जो सेनापति है इनको ये उपाधि दी गई थी, इनका जो मूल नाम है वो आज तक किसी को ज्ञात नहीं है। परंतु इस बात में कतई संदेह नहीं है कि काव्य कला मौलिकता की दृष्टि से योगीन कवियों में वे सेनापति की भांति थे। इनको ये जो सेनापति की उपाधि दी गई थी इसलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने अपनी जो कविताएं हैं उनमें एक सेनापति की तरह से उनको उनका चित्रण किया है एक तरह से। ठीक है, सेनापति रामभक्त कवि थे। श्लेष अलंकार के प्रयोग में वे सिद्धहस्त थे। ठीक है, सिद्धहस्त का मतलब निपुण थे। इन्होंने किसी कवि का अनुसरण नहीं किया। ये रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक तो है काव्य कल्पद्रुम तथा दूसरी है कवित्र रत्नाकर। काव्य कल्पद्रुम जो अप्राप्य है, इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहा होगा। इनके कवित्वों में अलंकार और रस ध्वनि के उदाहरण एक से बढ़कर एक मिलते हैं। इन्होंने अलंकार संप्रदाय का अनुसरण किया। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं। साधारण शब्द भी उनके हाथ में आते ही सैनिक की भांति सशक्त बन जाते हैं। ठीक है, वे फारसी शब्दों का प्रयोग भी करते थे। उनकी रचनाओं में प्रसाद और ओज गुण की प्रधानता है। ठीक है, परमार्जित भाषा का प्रयोग और भाव गंभीर उनके काव्य की विशेषता है। परमार्जित कहते हैं जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, बिल्कुल शुद्ध रूप, और भाव गंभीर का मतलब होता है जो इनकी जो कविता हैं अपने कविताओं में इन्होंने भावों को बहुत गंभीर रूप से उनका चित्रण किया है। ठीक है, पाठ परिचय जैसे इस पाठ चैप्टर में क्या है कि कविता जो सेनापति के ऋतु वर्णन का प्रौढ़ और प्रांजल नमूना है। बच्चों ये जो कविता है ये ऋतु का वर्णन, इसका जो टाइटल है वो है ऋतु वर्णन, यानी जो चारों ऋतुएं हैं उनका वर्णन किया है इन्होंने। इनमें पूरी निपुणता से ऋतु के उपादान एवं उनके लक्षणों का प्रयोग कवि ने किया है। वसंत का वैभव पूरी छटा के साथ पंक्तियों में परोया है। यानी जो चार ऋतु, इन्होंने कहा कि जो चार ऋतु होती हैं उनमें जो बसंत ऋतु होती है एक राजा की तरह होती है। जैसे इन सब चारों ऋतुओं का जो राजा है वो बसंत के रूप में होता है। ठीक है, कवि ने ऋतु बसंत का सूक्ष्मतापूर्वक मानवीकरण किया है। यानी जो ऋतु है मानवीकरण का एक तरह का मतलब होता है मनुष्य से संबंधित, मनुष्य की तरह से। ठीक है, जैसे राजा, जैसे बसंत ऋतु को राजा माना है ना, तो जैसे राजा होता है अब पूरी सभी प्रजा का मालिक होता है, उसी तरह से जो बसंत ऋतु है सभी ऋतुओं का राजा है। इसे कहते हैं मानवीकरण। पूरा परिदृश्य राजा के आगमन काल के वस्तुओं एवं भावनाओं से बना गया है। ठीक है, रंगीन उपवन सुगंधमय है। यानी जब बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ फूल खिलते हैं और नए नए पौधे उगते हैं, चारों तरफ सुगंध फैल जाती है। कोकिल चारण की भूमिका के पदगान कर रहा है। यानी इसमें जो कोयल है वो चारण एक जाति होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो राजस्थान की जाति होती है जो पहले राजाओं के लिए नाच गान का काम करती थी, वैसे ही यहाँ पर जो कोयल है, जैसे राजा का आगमन होता है यानी बसंत ऋतु का आगमन होता है तो जो कोयल होती है वो चारणों की भांति उसके स्वागत में मधुर गायन करती है। सुबह में के सुखमय उपकरण सेना के कवायद की छवि उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि राजा एकांकी गमन नहीं करता, इसी तरह
एकांगी गमन नहीं करता, मतलब अकेला नहीं जाता। जब राजा कहीं चलता है तो उसके सैनिक उसके साथ सुरक्षा के लिए उसके साथ चलते हैं। इसी तरह भीषण भीषण ग्रीष्म के बाद झुलसी हुई प्रकृति जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो धरती नयनाभिराम एवं सुखमय हो जाती है। यानी जब भयंकर गर्मी पड़ती है और चारों तरफ पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, और जब अचानक से जब बारिश होती है तो चारों तरफ एक सुखमय जीवन जाता है, चारों तरफ खुशियाँ और हरियाली छा जाती है। मानसून का आगमन इस कृषि प्रधान देश के लिए एक उत्सव की तरह होता है। कवि ने डूबकर बरसात के ऋतु चक्र को आंखों के आगे साकार कर दिया है। ठीक है, तो जो बसंत ऋतु है उसके बाद वर्षा ऋतु है उसका भी वर्णन किया है। अब इसके बाद शीत ऋतु। शीत ऋतु की आक्रामकता की सेनापति के आचरण में कवि ने वर्णित किया है। यानी जो सेनापति हैं उन्होंने शीत ऋतु को एक आक्रामक ऋतु का है। आक्रामक का मतलब लोग जैसे डरते हैं, लोगों को मतलब एक तरह से कठिनाई होती है जब शीत ऋतु आती है। इस हमले ने पूरी प्रकृति को पराजित कर दिया है। यानी जब शीत ऋतु आती है तो पूरी प्रकृति पराजित हो जाती है। सबसे ज़्यादा मनुष्य को जो कठिनाई होती है वो शीत ऋतु में होती है। बर्फीली हवा की चुभन तीर के समान घातक है। इसमें जो सेनापति जी वो कह रहे हैं कि जब बर्फीली हवाएं चलती हैं, जब ठंडी मौसम में जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो तीर के समान चुभती हैं वो। सूरज का तेवर निस्तेज पड़ जाता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो निस्तेज, उसमें कोई तेज नहीं रह जाता, फीका पड़ जाता है। अलाप की आग को घेर कर जन समुदाय ठिठुर रहे। अलाप कहते हैं, जैसे बच्चों आपने देखा होगा जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो लोग जगह जगह पर लकड़ियाँ और कंडे लेकर वहाँ तापते हैं, आग बना लेते हैं, तो उसको अलाप कहते हैं। तो जैसे सर्दियाँ आती हैं तो आपने देखा होगा अक्सर गाँव में तो बहुत ऐसा होता है कि लोग जगह जगह इकट्ठा बैठ जाते हैं और अलाप जलाते हैं वहाँ पर। देशज समाज पर ऋतुओं के प्रभाव का इतना जीवंत वर्णन ही सेनापति की कार्यकर्ता बनाता है। तो बच्चों यही आज का ये जो इनका जीवन परिचय है वो समाप्त हुआ। कल से मैं ये जो ऋतु वर्णन है इसका हिंदी अनुवाद करवाऊँगी। इसके लिए आज इतना ही का